गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? तो आप बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड है। नहीं, कार्बन का कंपाउंड का स्टडीज करेंगे, स्ट्रक्चर, उसका जो है केमिकल रिएक्टिविटी, नहीं एक्टिविटीज, फिर आपका आइसोमेरिज। ठीक है, कोई बात दिक्कत है? नहीं ना है। अब देखिए, आपसे कोई पूछ देगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप क्या बोलेंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेब्जायर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लेब्जायर को बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? लेब्जायर। इसका आंसर क्या होगा? लेब्जायर आंसर होगा। कोई दिक्कत है ना? है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को बांटेंगे। तो केमिस्ट्री जो है आपका, केमिस्ट्री को बांट रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को बांट किस पर रहे हैं, किस आधार से? केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पर केमिस्ट्री को बांट रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा, जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा, पहले होता था ऐसा, तो किससे हम बोलेंगे? लिविंग सोर्सेज। किससे? लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा मेनली कहाँ से? लिविंग सोर्स से पाया जाएगा, लाइक क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा वो आज मेनली डिपेंड होगा किस पर? नॉन लिविंग सोर्सेज पर, लाइक रॉक एंड मिनरल्स। क्या? रॉक एंड मिनरल्स पे। ठीक है, और ये जो लिविंग सोर्स क्या होगा आपका? प्लांट्स क्या है? लिविंग है, और एनिमल क्या है? लिविंग है। समझ में आ गया? आया ना? तो आपसे पूछेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसका स्टडीज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग सोर्सेज का, लाइक क्या? रॉक एंड मिनरल्स का। तो पहले ऐसा मानता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता। ये क्या था? बेटल फोर्स थ्योरी था। ठीक है, और विटेलिज्म था। आगे हम लोग उसका स्टडीज करेंगे। तो अब देखेंगे टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गिवन बाय, बर्जीलियस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म दिए हुए थे। तो टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गिवन बाय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे बर्जीलियस द्वारा। कोई पूछ देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना है। चलिए, अब देखिए क्या कहा कि हम लोग जानेंगे यहाँ जो बहुत दिन तक क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का खोज ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं खोज हो पाया? क्योंकि उस समय ऐसा मानता था कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ओनली लिविंग थिंग्स में ही पाया जाएगा। तो उस थ्योरी का नाम क्या कहलाया? विटल फोर्स थ्योरी या विटलिज्म। देखिए, विटल फोर्स थ्योरी और विटलिज्म इज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस का ही मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण ओनली लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या था, विटल फोर्स थ्योरी और विटलिज्म। देखिए, विटल फोर्स थ्योरी और विटलिज्म ये कब आया था?
1815 में, कितना 1815 में। ये क्या कहता है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू बीटलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। लैब मतलब क्या, लेबोरेटरी। बिकॉज, क्या बिकॉज, क्या बोले, अकॉर्डिंग टू बीटलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बिकॉज, क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली derived from लिविंग सोर्सेस। मतलब क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब भी बना सकते हैं, कहाँ से, या पा सकते हैं, नहीं बनाना नहीं मतलब पाना, ड्राइव्ड, किससे, लिविंग सोर्सेस से। ये जो है ना, ये जो बीटलिज्म थ्योरी था, ये केमिस्ट्री को क्या कर दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, क्यों पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज लेबोरेटरीज में नहीं किया जा सकता, तो आदमी उस समय इंटरेस्ट नहीं लेते थे, साइंटिस्ट लोग क्या उस समय इंटरेस्ट नहीं लेते थे। देखिए अब, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। ठीक है, समझ में आ गया। बर्किलियस यही बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग सोर्सेस से प्राप्त कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं, किससे, नॉन लिविंग सोर्सेस से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब, द विटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्टेड बाय वोलर इन 1828। मतलब विटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्टेड किया गया, किसके द्वारा, वोलर द्वारा। देखिए वेन क्या करती है, वोलर वोलर जो है सबसे पहले यूरिया का सिंथेसिस किया, किसमें, लेबोरेटरीज में, और विटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया, डिस्कार्टेड हो गया। तो देखिए द विटल फोर्स थ्योरी वाज discarded by Wohler in 1828 when first organic compound urea synthesized in laboratory heating ammonium cyanate an inorganic compound। अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड लिए, ठीक है, और पोटासियम साइनेट लिए, ठीक है। जब दोनों को क्या कर दिए, दोनों को हीट किए, तो आपको क्या बनाया, क्या मिला आपका, अमोनियम, क्या, अमोनियम साइनेट मिला, और KCl बाहर निकल गया। अमोनियम साइनेट को क्या किया हम, जब हीट किए तो आपका यूरिया दिया, NH2CO और NH2, तो व्हाइट क्रिस्टल, और क्या दिया आपका, यूरिया दिया। ठीक है, तो हम लोग जान गए द विटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्टेड बाय वोलर इन 1828। कितना, 1828 when first, देखिए when first organic compound urea synthesized in laboratory heating ammonium cyanate and inorganic compound। अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब हम क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनेट के साथ गर्म किए तो अमोनियम साइनेट बना और KCl निकल गया, सोडियम की पोटासियम। बताइए क्या होगा, ये का मतलब होता है पोटासियम क्लोराइड। तो क्या हो गया, अमोनियम साइनेट, क्या, अमोनियम साइनेट साइनेट को जब हीट किए तो क्या मिला हमको, NH2CO,
फिर NH2 व्हाइट क्रिस्टल यूरिया मिला। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। तो अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट को हीट किए हैं, तो अमोनियम साइनेट प्लस पोटासियम क्लोराइड बना। ठीक है, अब क्या होगा, अमोनियम साइनेट को हम फिर क्या किए, हीट किए हैं, तो मेरा क्या बन गया, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो NH2CO, फिर क्या NH2। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, नहीं है तो आगे देखते हैं। तो अब क्या हो गया, बीटल फोर्स थ्योरी जो था उसका डिस्कार्टेड कर दिया। कौन कर दिया डिस्कार्टेड? वोल्टर। क्यों हो गया डिस्कार्टेड? कहेंगे यूरिया का फॉर्मेशन हो गया है। यूरिया का फॉर्मेशन, तो अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, क्या, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया गया, उसका नाम यूरिया। फार्मूला NH2CO, फिर NH2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, हेनेल सिंथेसाइज्ड इथाइल अल्कोहल। हेनेल सिंथेसाइज्ड किया, क्या सिंथेसाइज्ड किया, इथाइल अल्कोहल। क्या, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH, और इसका नाम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अब देखिए, कोलबे, कोलबे सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड। क्या, कोलबे सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड। आपसे कोई पूछेगा एसिटिक एसिड, ठीक है, कोलबे सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मतलब ये अपने एलिमेंट द्वारा ही क्या कर दिया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, कोलबे सिंथेसाइज्ड क्या, एसिटिक एसिड। नहीं, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताइए? लोग जानते हैं एसिटिक एसिड का फार्मूला? नहीं जानते हैं तो लिखिए, CH3, फिर क्या करेंगे, COOH, क्या CH3 COOH। CH3COOH। ठीक है, देखिए, बर्थेलोट सिंथेसाइज्ड मीथेन इन लेबोरेटरी। देखिए, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मडी प्लेस में फॉर्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। इसको हम बॉन्डिंग से दिखाएंगे। ये होगा, यहाँ H लगा देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, H लगा देंगे, फिर क्या यहाँ भी H लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ H लगा देंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, कभी कभी पूछता है कि मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड। देखिए, ये यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो मीथेन में टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड, 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है?
ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देगा एसिटिक एसिड का फार्मूला तो क्या कहेंगे आप? CH3 C OOH। फॉर्मिक एसिड का था तो हम क्या करते हैं HCOOH। फॉर्मिक एसिड का था तो HCOOH। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग मैक्सिमम हम लोग यहाँ देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड बॉन्डिंग। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए वैसे पहले तो हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग जान रहे हैं, तो हमको पहले जानना होगा केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड द एटम इन the form of molecule is called as chemical bond। क्या बोले? The force of attraction मतलब बॉन्डिंग क्या है? तरह से attraction force है। which bind मतलब बांध के रखता है the atom in the form of molecule। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोलिक्यूल की का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, is called as chemical bond। and tendency of element form the chemical bond is called chemical bonding। जो एलिमेंट का क्या होगा? टेंडेंसी होगा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का, वही टेंडेंसी क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना है? चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब हमको पहले जानना है कि कितना प्रकार का, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, तो हमको कितना प्रकार का केमिकल बॉन्ड हमको जानना है। तो पहला हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसका हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवा मेटालिक बॉन्ड। छठा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हमको 6 प्रकार का बॉन्ड पढ़ना है। कितना प्रकार का पढ़ना है? 6 प्रकार का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो हम इनऑर्गेनिक जो उधर से हम जो पढ़ाते आ रहे हैं, तो जैसे ही मेरा पीरियोडिक टेबल समाप्त होगा तब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वो मतलब ऑर्गेनिक के दृष्टि से ही देख करके थोड़ा सा बॉन्ड देख लेंगे, जिससे हमारा क्या हो, हमारा नॉलेज भी इंक्रीमेंट हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। देखिए पहला देख लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। पहला क्या होता है? क्या जाने? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब ये किसके किसके बीच में फॉर्म होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। वास्तव में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो होता है, यहाँ ये जो बॉन्ड होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में, तो एक क्या होता है? एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड मेरा फॉर्म हो गया NaCl। क्या? NaCl समझ में आ रहा है? क्या? NaCl। देखिए सोडियम,
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए 11 होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियन हीलियम नियन 10 जैसा कन्फिगुरेशन ले आता है और स्टेबल हो जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके बना देता है मेरा एनायन, क्या एनायन। और आर्गन का क्या कर लेता है, मतलब संरचना ले लेता है। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा और ये दोनों क्या होगा, आपस में बंध जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच अट्रैक्शन से मेरा क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, इट फॉर्म्स बिटवीन जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्म करेगा जनरली में वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। समझ में आ गया, मतलब मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होगा। जैसे इस केस में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा, क्या कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा वहां क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मतलब देखिए ऊपर वाला में हम क्या बोले थे, जब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है और यहाँ क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2 नहीं, तो अब शेयरिंग करके देखिए यहाँ से H2 हुआ ना, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, शेयरिंग कर लेता है। क्या शेयरिंग करता है, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है ना, ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, ये है, तो दोनों के पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह का शेयरिंग कर लेता है। हो गया। अब देखिए यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन था ये क्या कर लिया, इस तरह शेयरिंग करके क्या बना दिया, आपका एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो अब जब शेयरिंग कर लिया, ये दोनों शेयरिंग करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर गेन कर लिया, हीलियम जैसा। कैसा, हीलियम जैसा। देखिए आप क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, यहाँ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में देखिए 2, 8 और 7 होता है नहीं, तो ये जो आर्गन का जो कन्फिगुरेशन लेने के लिए एक क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा दे देंगे नहीं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ तो 17 है, समझिए एक तरह से क्या है आपका 17 है, और यहाँ क्या है 8 है इस क्लोरीन का। ये इस तरह का क्या कर लिया, कन्फिगुरेशन बना लिया। ठीक है, अब इसके पास कितना है, 17 है नहीं। अब ये क्या कर लिया, यहाँ से एक शेयर कर लिया और इस तरह क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना है। तो देखिए क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देखिए देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, हम ऊपर बताए हैं कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ क्या लिए हैं, एक्स्ट्रा ले लिए हैं नहीं, तो यहाँ क्या किए हैं कि हम मानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड है ना, उसमें कोऑर्डिनेट लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं और कहीं भी बुक में देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या रहेगा, अलग रहेगा।
लेकिन वास्तव में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड का ही क्या है? एक स्पेशल टाइप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देयर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तब दूसरा क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड। डिनोट किए, ये पाई जैसे लिखते हैं। और तीसरा जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए क्या होगा कि पहला ही देखते हैं हम इसमें। देखिए पहला ही देखते हैं, वो क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, देखिए ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर क्या? सिग्मा बॉन्ड। जितना भी आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब जहां वन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ, वहां क्या बनेगा? तो जहां भी ओनली वन लाइन देखेंगे वहां कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। जैसे क्लोरीन, ऐसे लिखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के बीच तो क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जैसे अभी बताए ना मीथेन, मीथेन को इसे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। ठीक है, लिख दिए CH4, इसे लिख दीजिए। ठीक है, CH4 लिख दिया। ठीक है, तो अब पूछ देगा मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए आपसे कोई पूछ देगा कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? ठीक है, देखिए सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग। देखिए जब भी क्या होगा? ऑर्बिटल का है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, नहीं क्या? ओवरलैपिंग होगा। तो दो तरह का ओवरलैपिंग होगा, एक लीनियर होता है और दूसरा क्या होता है? देखिए लेटरल या साइड वाइज ओवरलैप बता रहे हैं आपको। देखिए तो जैसे हम लोग जानते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे कैसे होगा? देखिए हेड ऑन वाला नाम क्या कहेंगे? हेड ऑन। दूसरा का नाम इंड ऑन और तीसरा इंड टू इंड। ये सब कोलिजन है। क्या है? हेड ऑन कोलिजन, इंड ऑन कोलिजन और इंड टू इंड कोलिजन। जब ये इस तरह का कोलिजन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एस, नहीं तो जो आपका एस ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है? देखिए स्फेरिकल होता है। जब स्फीयर, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से टकराया, कोलिजन किया, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखिए इंड ऑन, हमको जानना है जो आपका पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? डंबल जैसा। क्या? डंबल जैसा। तो क्या हुआ? पी, पी का जो डंबल वाला साइज है या शेप है, वो जब क्या किया? स्फीयर से टकराया, तब भी क्या बनेगा? मेरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस कोलिजन का नाम क्या कहेंगे? इंड ऑन कोलिजन। अब देखिए ये पी वाला है और ये भी क्या है? पी वाला है। ऑर्बिटल इंड टू इंड, इसका इंड और इसका इंड
दोनों क्या हुआ, आपस में टकराए हैं और क्या बनाया है आपका, सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, तो याद रखना है सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग, लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लीनियर और एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, इंड ऑन कोलिजन होना चाहिए, और तीसरा इंड टू इंड कोलिजन होना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जब भी कोई बोलेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, तुरंत दिमाग में आना चाहिए लीनियर या एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, और कोलिजन कैसा होगा, हेड ऑन कोलिजन, इंड ऑन कोलिजन, और इंड टू इंड कोलिजन या इंड टू इंड ओवरलैप जो कहिए। ठीक है, अब देखिए पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा या तो क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। अब देखिए क्या ये कह रहा है, जैसे देखे थे यहाँ P और ये P दोनों क्या है, एक ही एक्सिस पे नहीं, एक ही एक्सिस पे है, तो ये इंड टू इंड कोलाइड कर रहा है, कोलिजन हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ PY और ये PY, अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, ये मेरा मान लीजिए PY पे भी है और ये भी क्या है PY पे है, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, साइड साइड वाइज कर रहे हैं। देखिए ये इसके साइड में है, तो उस समय जो मेरा क्या बनेगा बताइए, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। समझ में आ गया। अब देखिए PZ और PZ, देखिए ये मान लिए हम लोग जानते हैं, देखिए एक मेरा x एक्सिस होगा, ये क्या होगा y एक्सिस होगा, और ये क्या होगा z एक्सिस। देखिए ये लग रहा है ना, ये जो आपका डंबल है, क्या है, डंबल है, डंबल है, वो देखिए लगता है ना z एक्सिस पे बढ़ा करके, ये z है और ये भी क्या है z है, दोनों आपस में क्या किया है, साइड वाइज ओवरलैपिंग किया है, और क्या बनाया है ये देखिए पाई बॉन्ड बनाया है। हमको समझ में आ गया कि जब भी क्या होगा, क्या होगा बताइए, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, क्या साइड वेज ओवरलैपिंग होगा, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अगर हमको C2H4 रहता, क्या C2H4 रहता, तो हम उसका क्या करते हैं, अरेंजमेंट बोलते करते, क्योंकि कार्बन को कितना चाहिए, कितना चाहिए 4 लाइन समझिए, या उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो उसका जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो ये इसी तरह होगा, किसका C2 और H4 का। ठीक है, तो ये देखिए C और C के बीच में, C और C के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो याद रखना है जहां भी डबल होगा वहां एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। समझ में आ गया। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी क्या सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी क्या सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे पूछिए C2H4 में, C2H4 में सिग्मा बॉन्ड का संख्या, तो क्या कहेंगे, 8 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो C2H4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 5 सिग्मा हुआ नहीं, और कितना पाई 1 पाई। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमको कहीं दिया हुआ रहे क्या C2 और H2 दिया हुआ रहे कहीं,
उसका जो अरेंजमेंट करेंगे तो यही होगा। कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमेशा याद रखना है कि इसके बीच में टू था तो एक सिग्मा और एक पाई था, और इसके बीच में कितना लाइन है, 3 लाइन है। तो याद रखना है कि लाइन की संख्या बढ़ने से जब भी सिग्मा होगा, सिग्मा हमेशा 1 ही होगा। यहाँ 3 लाइन है तो एक सिग्मा और एक ऊपर वाला पाई और एक क्या, नीचे वाला पाई। समझ में आ गया। और इधर क्या होगा, सी एच से सिग्मा और इधर से भी क्या, सी एच से सिग्मा। तो अगर हमसे कोई पूछ दे C2H2 में कितना सिग्मा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 सिग्मा और कितना पाई, 2 पाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। C2H2 में कितना सिग्मा, आप कहेंगे 3 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। अब देखिए CH3CO, आपको कोई कंपाउंड दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अरेंज कर लेंगे। CH3 फिर क्या, CH3। ठीक है। और देखिए CO, यहाँ देखिए कितना है, 2 लाइन है, 2 लाइन है ना। तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा और ये क्या होगा, पाई होगा। ठीक है। अगर हमसे अब पूछ दे CH3 फिर CO, CH3 में सिग्मा की संख्या, तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गया। तो कितना बना है इसमें, 9 सिग्मा बना है। ठीक है। कितना, 9 सिग्मा, कितना आपका 9 सिग्मा और पाई कितना, 1 पाई। समझ में आ गया, समझ में आया। कितना, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा और कितना, 1 पाई। ठीक है। तो CH3 CO CH3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना बोलेंगे, 9 बोलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, HCN दिया हुआ रहेगा, क्या, HCN। ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या होगा, C और N के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतना तो हमको समझ में आ रहा है। हम बोले कि बॉन्ड कितना ही क्यों ना हो, सिग्मा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 पाई ऊपर और 1 पाई नीचे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं C और H के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा का। तो कितना सिग्मा है, HCN में कितना सिग्मा, तो क्या बोलेंगे, 2 सिग्मा। ठीक है, 2 सिग्मा और कितना, 2 पाई भी है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो HCN में कितना सिग्मा, क्या कहेंगे, 2 सिग्मा और कितना पाई, 2 पाई। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही क्या है, स्पेशल टाइप है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which both sharing electron are given by same element। मतलब यहाँ जितना भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, दो जो दो दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो
एक ही एलिमेंट द्वारा देगा, या एक ही एलिमेंट क्या करेगा, देगा। देखते हैं, जैसे कहीं आपको लिखा हुआ मिले CH3NO2, तो देखिए इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे, पहले तो CH3 का डायग्राम बना दिए, नहीं स्ट्रक्चर कर दिए। अब N, तो N के साथ एक ऑक्सीजन को यहाँ रखे, और N का जो लोन पेयर है, ठीक है, वो किसको डोनेट कर दिए हैं, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी आएगा वो समझिए आपका एरो से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन था वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया है, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया है। समझ में आ गया, समझ में आया ना कि नहीं आया, आ गया होगा। तो देखिए यहाँ जो है सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखिए पाई बॉन्ड क्या है, 1 है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कहीं कहीं क्या किया हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट को पाई बॉन्ड की तरह ही क्या करता है, ट्रीट करता है, लेकिन यहाँ हम अलग सोचेंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए CH3SO3H, तो फिर हम लोग जाने CH3 का ऐसा होगा। अब देखिए S, एक S है और कितना, 3 O है, एक O यहाँ दिए, एक O यहाँ दिए, एक O यहाँ दिए और एक H लगा दिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग जानेंगे टीपो ग्रुप, उसमें ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, मैक्सिमम, यहाँ देखिए यहाँ जो है हमको जानना है कि टीपो, 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 लिख दीजिए टीपो, उससे टीपो। इसमें कितना लोन पेयर, याद रखना है, इसमें 2 लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में भी कितना, 2 लोन पेयर, सल्फर को भी कितना, 2 लोन पेयर। समझिए ये इस तरह होगा। तो यही क्या किया हुआ है आपका, देखिए SO3H में, देखिए यहाँ जो और यहाँ जो लोन पेयर था, ये ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाद में कहीं कहीं क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में क्या परिणत हो जाता है। ठीक है, अब समझना यही है कि अब आपसे कोई पूछेगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना सिग्मा बॉन्ड, क्या कहेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड। और कितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कभी कभी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे आप देखिए CH3NC, ठीक है, CH3 तो हम बना दिए, फिर क्या NC, देखिए N और C के बीच में हम क्या किए, पहले डबल बॉन्ड बना दिए, तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। और देखिए यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर किसको दे रहे हैं, कार्बन को। ठीक है, अब देखिए CH3,
है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये मेरा इस तरह बनेगा। देखिए इस तरह बनाएंगे ना हम, ये क्या होगा आपका H होगा, यहाँ भी क्या होगा H होगा, और यहाँ भी क्या होगा आपका H होगा, H होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा N है नहीं, और यहाँ क्या है C। ठीक है, तो एक तो मेरा सिग्मा होगा और एक क्या होगा, ये मेरा मान लीजिए पाई। और यहाँ जो लोन पेयर है, लोन पेयर दे रहा है इसको। ठीक है, अब हमसे कोई पूछेगा ये भी कितना, ये सिग्मा, ये भी कितना सिग्मा, ये भी कितना सिग्मा, और ये भी कितना सिग्मा। तो सिग्मा की संख्या 1 2 3 4 और 5। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना 5 सिग्मा, कितना 5 सिग्मा, कितना पाई 1 पाई। ठीक है, और कितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार क्या हुआ सीबीएसई मेडिकल में, सीबीएसई मेडिकल में क्वेश्चन पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि H2SO4 में, क्या H2SO4 में डेटिव बॉन्ड का संख्या कितना, डेटिव बॉन्ड का। तो याद रखना है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो H2SO4 का हम लोग जानते हैं, यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ भी क्या होगा लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करता है, और यहाँ क्या होता है ऑक्सीजन को डोनेट करता है। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए, तो अगर हमको सिग्मा बॉन्ड कहता है तो यहाँ एक सिग्मा, फिर क्या है यहाँ एक सिग्मा, फिर क्या है इतना यहाँ एक सिग्मा। समझ में आ गया, और यहाँ एक सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 4 है, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितना है 2 है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब एक चीज और आपको हम बताते हैं, जब हम लोग बॉन्ड विस्तार से पढ़ेंगे, बाद में क्या करते हैं, जहां भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहां हम लोग डबल बॉन्ड लेकर के सोचते हैं। देखिए जैसे सल्फर है ना, देखिए जहां भी ये आपका क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है ना, वहां डबल बॉन्ड। लेकिन जब भी डेटिव बॉन्ड कहेगा, H2SO4 होता है ना, H2SO4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह भी क्या होगा आपका डायग्राम हो सकता है। अब देखिए इस तरह का जब भी डायग्राम होगा, ये पूछता है कि H2SO4, H2SO4 एसिड है। ठीक है, एसिड का बेसिसिटी होता है, क्या होता है एसिड का बेसिसिटी होता है। तो याद रखना है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, या जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ये क्या करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और माइनस चार्ज ले आएगा, और ये क्या हो जाएगा H प्लस दे देगा। फिर क्या होगा, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि H2SO4 का बेसिसिटी कितना है, कितना H2
H2SO4 का बेसिसिटी कितना है। तो आपको यही समझना है कि हाइड्रोजन है डायरेक्ट ऑक्सीजन से कितना नंबर में जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ एक जुड़ा हुआ और यहाँ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना है, आप कहेंगे 2। समझ में आ गया। हम बोल कोई पूछ देगा H2SO4 मोनोबेसिक है कि डायबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, तो आप क्या कहेंगे, डायबेसिक कहेंगे। समझ में आ गया। अब ये मत कहिएगा कि सर हमको नहीं मालूम था, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ाएंगे उस समय बहुत ज़्यादा ही डिटेल में इसको चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा H2SO4 की बेसिसिटी कितना होती है, तो आप बोलेंगे 2, ठीक है। अब याद ये भी रखना है H2SO4 को वाइल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल ऑफ विट्रोल। तो अगर आपसे कोई पूछ दे वाइल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे H2SO4 को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video.